दोस्तों, ईडी और सीबीआई दोनों ही केंद्र की जांच एजेंसियां हैं। दोनों के पास छापे मारने के अधिकार होते हैं। हालांकि दोनों एजेंसियों को अलग अलग अधिकार प्राप्त है। ईडी खास तौर पर आर्थिक गड़बड़ी पर फोकस करती है, जबकि सीबीआई क्राइम से लेकर तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है। और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद एक तोता है जो कि सिर्फ अपने मालिक की बोली बोलता है। और यहाँ तक राजस्थान के मंत्री अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि आज ईडी सीबीआई से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे सीबीआई से भी ताकतवर हुआ ईडी। देश में आए दिन हो रही ईडी की कार्रवाई और छापेमारी को लेकर विपक्ष ईडी पर सवाल खड़े रह रहा है। बीते कुछ महीनों से बार बार यह बात विपक्ष और एक का दोहरा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों को केंद्र सरकार विपक्ष को काबू में करने के लिए इस्तेमाल करती है। यह आरोप नया नहीं है कि केंद्र में बैठी सरकार अपने साथ काम करने वाले एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करती है। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई के लिए भी यही कहा जाता था। वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कहा था कि सीबीआई सरकार का एक तोता है जो कि सिर्फ अपने मालिक की बोली बोलता है। 2013 में इसके सर्वोच्च अदालत द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद महत्वपूर्ण बदलाव सामने आए। आरोप प्रत्यारोप के बीच पिछले एक दशक में सबसे बड़ा बदलाव सीबीआई और ईडी के ताकत में हुआ है। और सीबीआई की बढ़ती ताकत और बदनामी ने केंद्र सरकार को ईडी को मजबूत करने की ओर अग्रसर किया। इसके नतीजे के रूप में कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी ईडी को मिली। और वर्ष 2005 तक एक जांच एजेंसी के रूप में ईडी इतना मजबूत नहीं था जितना कि आज है, लेकिन 2005 में इसे पीएमएलए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मिलने के बाद इसकी शक्तियों में काफी इजाफा होता गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को देश में आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन की जांच करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में यह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में स्थापित हुई थी। शुरुआत में बॉम्बे और कोलकाता में इसकी 2 शाखाएं थी, जो वर्ष 1960 में मद्रास में स्थापित शाखा के साथ इनकी संख्या 3 हो गई। और वर्ष 1957 में इस इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। साथ ही इसका प्रशासनिक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स से बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कर दिया गया। इंदिरा गांधी के समय इस यूनिट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स से हटाकर सरकार के ही डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विभाग के अधीन किया गया। इसे 1977 में फिर से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को स्थानांतरित किया गया। एजेंसी में डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट के रूप में लीगल सर्विस ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से प्रतिनियुक्त कर आय एक अधिकारी और स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के 3 निरीक्षक की सहायता मिलती थी। वर्तमान में यह जांच एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नियंत्रण में है। और देश में उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही FERA एक्ट को समाप्त करते हुए 1 जून 2000 से नया अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण करने के लिए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी लागू किया गया। और 1 जुलाई 2005 को इन दोनों कानूनों की कार्रवाई के लिए ईडी को प्रवर्तन का कार्य सौंप दिया गया। इन 2 कानूनों को लागू करने में ईडी को कुछ हद तक मिली सफलता ने इसके हाथ में एक नए कानून की भूमिका बना दी। इसी दौरान नवंबर 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले भी देश में कई आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत कर दी। और विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों में बढ़ती संख्या से भी सरकार के लिए आलोचना का एक बड़ा कारण बन गया था, जिसे देश में बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने एक ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर नियंत्रण के लिए देश में फॉगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018 यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। और इसे 21 अप्रैल 2018 में इस कानून को प्रवर्तन करने के लिए भी ईडी को जिम्मेदारी दी गई। और फिर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बड़ा बदलाव करते हुए ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल शक्तियां दे दी। पीएमएलए के इस बदलाव को
देश के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन कोर्ट इस संशोधन को उचित ठहराया। सर्वोच्च अदालत से मिली सहमति ईडी के लिए एक बड़ी जीत थी, जिसे उसने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल के लिए अधिक प्रोत्साहित किया। वर्तमान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी एक ऐसा बहुअनुशासनात्मक संगठन बन गया है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से लेकर भगोड़े आर्थिक अपराधियों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इस एजेंसी के पास अब FEOA कानून, FEMA कानून और PMLA कानून के दायरे में जांच करने का अधिकार है, जिसके चलते यह एजेंसी अब CBI से भी अधिक ताकतवर हो चुकी है। ईडी को एक जांच एजेंसी के रूप में FEOA और FEMA और PMLA के तहत आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाने, गिरफ्तार करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार है। और इसके साथ ही से निरस्त किए गए द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के तहत 31 मई 2002 से पहले जारी किए जा चुके कारण बताओ नोटिस का निर्णय करने और इस कानून के तहत दर्ज हुए मुकदमों की अदालतों में कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार। ईडी को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत FEMA के उल्लंघन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए मामलों में परियोजित करने का भी अधिकार दिया गया। शुरुआत में ईडी आतंकवाद से जुड़े मामलों को छोड़कर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई वहीं कर सकता था जहाँ मामला 30 लाख या उससे अधिक का हो। एक संशोधन के जरिए सरकार ने वर्ष 2013 में 30 लाख की सीमा समाप्त करते हुए आज का दायरा बढ़ा दिया। इसलिए 2012 तक मनी लॉन्ड्रिंग के केवल 165 मामले ही दर्ज थे। और वर्ष 2019 में PMLA एक्ट धारा 40 में एक बड़ा बदलाव करते हुए ईडी के अधिकारियों को शक्तियां दी गई कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और गैर कानूनी तरीकों से हासिल की गई संपत्ति का क्षेत्र भी बढ़ाते हुए ईडी को यह शक्ति दी गई कि एजेंसी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों से बनाई गई है। ईडी को समन के लिए यह जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ईडी की पूछताछ में अधिकारियों के सामने दिए गए बयान को कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा जा सकता है, जबकि अन्य मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने CRPC 164 के तहत रिकॉर्ड बयान को ही सबूत के तौर पर रखा जा सकता है। ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी को FIR की कॉपी देने का कोई प्रावधान नहीं है। ईडी द्वारा चार्जशीट दायर करने पर उसे जानकारी रहती है कि उसके खिलाफ कौन सी धाराएं लगी है। ईडी द्वारा PMLA कानून के तहत दर्ज मामलों में आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने का भार भी होता है।